नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आरएस क्लासेस में स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3, 4th एंड 5th सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है, वर्त की परिधि को मान लिया जाए C, व्यास को माना जाए D और D माना जाए तो ये होता है पाई बराबर C/D। तो इससे बोल रहा है कि ये C/D है, यानी P/Q के रूप में है, फिर भी पाई एक अप्रिमेय संख्या क्यों है। कि हम क्या कहते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है, उसे हम परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन ये P/Q के रूप में लिखी जा रही है, फिर भी अप्रिमेय संख्या है, ऐसा क्यों। पहले तो ये कर लेते हैं कि पाई बराबर C/D कैसे आया। देखो, परिधि बराबर क्या होता है 2πr, क्या होता है 2πr, और व्यास बराबर क्या होता है, व्यास त्रिज्या का क्या होता है दुगुना, तो व्यास क्या हो गया 2r, क्या होता है 2r। ये C/D क्यों आया ये आपको थोड़ा समझा देता हूँ। तो अब देखो हमें क्या है, परिधि बराबर है 2πr, तो परिधि क्या दे रही है C 2πr, तो 2 और r दोनों को मिला के क्या किया, 2r को क्या कर दिया d, ये क्या हो गया d और पाई अपनी जगह बच गया। यही किया है ना इसने। परिधि बराबर होता है 2πr, यह लिख सकता हूँ 2r पहले लिख देता हूँ ताकि आपको 2πr लिखते हैं 2r और पाई, 2r की जगह तो हमने क्या लिख दिया d और पाई को जैसे था वैसे रख दिया। परिधि को हमने क्या किया c सरकमफ्रेंस c लिख दिया। तो अब क्या हो जाएगा, देखो अपने पास हो गया c बराबर d इंटू पाई, हमें क्या चाहिए पाई बराबर, तो देखो d इसके साथ क्या है यहाँ पे गुणा में है, इधर आते किसमें हो जाएगा भाग में, तो इसको क्या लिख दिया इन्होंने d C/D, ये पाई बराबर क्या लिख दिया C/D। अब बोल रहा है कि P/Q के रूप में है, तो आपको नहीं लग रहा है कि इसमें एक अंतर्विरोध है, कि भाई इसमें एक ऐसा लग रहा है कि P/Q के रूप में ऑलरेडी है, तो ये पाई एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, ये अप्रिमेय संख्या क्यों है। तो इस क्वेश्चन को हमने बहुत बार सोल्व कर लिया है, बहुत बार देख लिया है। क्यों, क्योंकि पाई का हम एक निकटतम मान लेते हैं, क्या पाई बराबर क्या लेते हैं हम 22/7, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट मान नहीं है। ये हमने क्या किया, अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको क्या ले लिया, निकटतम मान ले लिया, क्या 22/7। अगर आप किसी भी चीज को स्केल से माप रहे हो तो आपको एग्जैक्ट माप नहीं मिलता ना। जैसे आपने जो आवर्धन वाला पढ़ा था उसमें कि एक आप ये रबड़ है, इस पे कुछ छोटी संख्या लिखी हुई है, उसको आप जूम करोगे, फिर उसके इन दोनों के बीच में फिर एक संख्या ढूंढोगे, तो वही बात हम क्या है, जब स्केल से कोई संख्या को मापते हैं ना तो हमें एग्जैक्ट माप नहीं मिलता, हम क्या उसका निकटतम मान लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा उसमें दिक्कत ना हो। तो पाई का हमने एक निकटतम मान ले रखा है 22/7। अब इस हिसाब से पाई क्या होना चाहिए परिमेय संख्या, लेकिन पाई क्या है एक अप्रिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि पाई का जो एक्चुअल मान होता है 3.14 फिर आगे चलता रहता है, और ये क्या होता है खत्म भी नहीं होता, और न इसमें कोई रिपीटेशन होता है, यानी किसी की आवृत्ति भी नहीं होती और ये खत्म भी नहीं होता। तो ये क्या है एक पाई अप्रिमेय संख्या। तो आप लिखना इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। हम जब किसी संख्या को स्केल से मापते हैं तो हमें क्या, हम एक निकटतम मान लेते हैं, और निकट वो क्या है उसका एक्चुअल मान नहीं होता, जो उसका वास्तविक मान नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं पाई को एक अप्रिमेय संख्या लेते हैं। अपने सहूलियत के लिए हमने पाई का मान क्या ले रखा है 22/7, जो क्या है एक परिमेय संख्या है, लेकिन एक्चुअल में पाई क्या है एक अप्रिमेय संख्या है। पाई का मान होता है 3.14 फिर आगे चलता रहता है। इसलिए आपको क्या कहना है कि इसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको √9.3 को क्या करना है, संख्या रेखा पे निरूपित करना है। मतलब संख्या रेखा पे हमें 9.3 का जो अंडर रूट है इसको दर्शाना है। अब वो कैसे दर्शाते हैं, जैसे मैंने आपको अगर पिछली कक्षा जो क्लासेस हुई थी उनमें बताया था, हम क्या करते हैं, जैसे एक संख्या रेखा पे ये संख्या है, बिंदु ए है, ये बी है, ये हम लंबाई ले लेते हैं, मान लो अक्ष क्या ले लेते हैं एक अक्ष लंबाई, यानी अक्ष इकाई, अक्ष एक का कहते हुए अक्ष इकाई एक लंबाई ले लेते हैं। और ये वाली जो लंबाई है यहाँ से एक इकाई दूरी पर कोई बिंदु सी लेते हैं, इसको बोलते हैं एक इकाई या एक यूनिट, एक एकक लंबाई ले लेते हैं। ये अक्ष लेते हैं, ये अक्ष एक ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, अगर हम इस पे क्या करते हैं
इस पूरी जो ए बी और सी है, तो इस ए और सी का मध्य बिंदु ले लेते हैं कुछ ये बिंदु मान लो क्या है, ओ है। तो अब देखो ओ की लंबाई कैसे, जो ओ से ए की लंबाई कितनी होगी, देखो कैसे होगी। ये पूरी है आपकी यहाँ से यहाँ तक क्या है, बी तक, ये है आपकी अक्ष, क्या है, अक्ष है। और आगे वाली क्या है आपकी, ये और ये क्या है आपकी, एक है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, अक्ष है, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, एक। हमें क्या चाहिए, ओए या ओसी की लंबाई चाहिए। क्या चाहिए हमें, ओए या ओसी की। अब देखो ये क्या हो जाएगी, हमें जो ये मान लो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगी, देखो पूरी तो ये हमें यहाँ से ए से लेके बी तक की दे रखी है अक्ष, और ओ से लेके सी तक हमारे पास कोई लंबाई है नहीं, क्यों, बी से सी तक की दे रखी है हमें एक। तो मैं क्या कर दूं, अगर इस ए अक्ष और एक को जोड़ दूं तो पूरी एसी की लंबाई हो जाएगी। एसी बराबर कितनी हो जाएगी, मैं अगर अक्ष और एक को जोड़ दूं, क्यों, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, अक्ष है, और ये लंबाई कितनी है, एक है। यहाँ तक कितनी थी, ये अक्ष थी, और इसके आगे कितनी है, ये एक। अक्ष और एक को जोड़ दूं तो पूरी कितनी आ गई, अक्ष प्लस एक। अब मुझे अगर OA चाहिए या OC चाहिए तो मैं इसका आधा कर दूं, क्यों इस मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है, तो क्या हो जाएगा, इसका आधा ये और ये क्या हो, दोनों बराबर हो गई, मतलब इस पूरी का मैं क्या कर दूं, आधा कर दूं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का भाग देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा। ये मैंने बता रखा है पहले भी, लेकिन फिर बता देता हूँ। ये कितनी आ गई अपने पास, OA बोल दो चाहे आप इसको, अच्छा ये AC आ गई। अब AC का मुझे चाहिए OA या चाहिए मुझे OC, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 का भाग देना पड़ेगा। ये बताया ना मैंने, इसमें 2 का भाग, मतलब इसका मैं पूरी का आधा कर दूं तो या तो ये आ जाएगी या ये आ जाएगी, कोई सी बोल दो, दोनों क्या बराबर है, क्योंकि O क्या है, मध्य बिंदु है। O को थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूँ, ये क्या है, इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। ये लंबाई अपने पास आ गई। लेकिन अब हम क्या करते हैं, जो ये लंबाई है, अगर इसका मैं त्रिज्या लेके इस त्रिज्या का जो ये है, इस लंबाई का एक चाप लूंगा। यहाँ से चाप कैसे लेते हैं, आप प्रकार को खोलोगे, और ये लंबाई कितनी है मेरे पास, अक्ष प्लस 1/2। तो इससे मैं क्या कर दूंगा, एक ऐसे वर्त खींच दूंगा। थोड़ा सही नहीं खींच पाया है, लेकिन बता देता हूँ, आप प्रकार से खींचोगे तो एकदम सही खींच जाएगा। अब जो बिंदु यहाँ पे B है, इस पे एक लंब डालेंगे। लंब का मतलब आप अपने जो प्रोटेक्टर D को या चांदे को रखोगे इसके ऊपर, तो आप इसके ऊपर एक 90 डिग्री का कोण बना दोगे। यहाँ टिक होगा, उसको आप ऐसे मिला दोगे, तो ये क्या बना दिया आपने, इस पे 90 डिग्री का क्या बना दिया, एक कोण बना दिया। ये क्या कर दिया, एक लंब डाल दिया, इस पे क्या कर दिया, लंब डाल दिया। ये बिंदु आपका O था। अब देखो मैं O को इससे मिलाता हूँ, ये बिंदु आ गया आपका D। ये देखो क्या हो गया, अब देखो OC, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, और ये भी वृत्त की त्रिज्या है। तो OD कितनी हो जाएगी, जितना OC है, या कहो तो जितना OA है। तो OD की लंबाई कितनी आ गई आपकी, इसकी आ गई अक्ष प्लस 1/2। क्या आ गई, अक्ष प्लस 1/2, ये लंबाई आ गई। हमें लंबाई चाहिए क्या, इसकी, किसकी चाहिए, BD की लंबाई चाहिए। अब BD की लंबाई के लिए देखो, ये अपने पास हो गया एक त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। तो ये क्या हो गया, इसमें कर्ण हो गया, ये क्या हो गया, आधार हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया। अब अपने पास कर्ण अवेलेबल है, आधार अपने पास है नहीं अभी, और लंब हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब आधार कैसे ज्ञात करेंगे, देखो अब इसको नीचे देखो, पूरा ये आपकी पूरी A, ये C, ये O, ये बिंदु B है। अब आपको लंबाई, ये लंबाई भी आपके पास है, ये पूरी लंबाई भी आपके पास है, ये भी है, लेकिन आपके पास ये लंबाई नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरी लंबाई में से ये लंबाई घटा दूं तो ये लंबाई आ जाएगी। अब ये पूरी लंबाई O से लेके C तक की लंबाई क्या आई थी, देखो OC कितनी आई थी, अक्ष प्लस 1/2। OC कितनी है पूरी, अक्ष प्लस 1/2। इसमें से BC कितनी है अपने पास, एक घटा दूंगा तो अपने पास क्या आ जाएगी, OB आ जाएगी। तो इसके लिए मैं क्या कर दूं, इसमें से 1 घटा दूं। अब देखो 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो क्या ले लूंगा, 1। इसका लघुत्तम कितना आ गया, 2। लघुत्तम मतलब लसागु पे कितना आ गया, 2। 2 का 2 में भाग दूंगा एक बार। 1 को इस पूरी संख्या से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, जो संख्या है वही आ जाएगी। चिन्ह क्या है, माइनस का, किसी कौन सा चिन्ह है, माइनस। 2 का 1 में भाग दूंगा, नहीं सॉरी, 1 का 2 में भाग दूंगा, कितना आएगा, 2।
2 को 1 से गुणा करूंगा कितना आ जाएगा 2। अब देखो ये अक्ष अपनी जगह है, 1 प्लस का है 2 माइनस का है, तो चिन्ह किसका होगा, जो बड़ी संख्या होगी वो, और दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, जो बड़ी संख्या के साथ चिन्ह है, क्या चिन्ह है, माइनस, तो क्या हो जाएगा -1/2, क्या आ जाएगा अक्ष -1/2। ये क्या आ गई अपने पास, ये जो करण तो अपने पास था ही, ये अब जो आधार है ये भी मिल गया, जो आधार है ये हमें कितना मिल गया, अक्ष -1/2, क्या मिल गया, अक्ष -1/2, यानी आपके पास कर्ण आ गया अक्ष +1/2, आधार आ गया आपका अक्ष -1/2। अब आपको क्या चाहिए, लंब। देखो ये याद रखने हैं, जो फॉर्मूले हैं आपको याद रखने हैं। अब इसको मैं आगे कर देता हूँ, इतना समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे कैसे निकाले, हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, एक बार निकालना आपको, फिर ज़्यादा बार बार निकालने की जरूरत नहीं, एक बार निकाल कर समझ में आ जाना चाहिए आपको कि क्या है ये। अपने पास कर्ण आ गया, आधार आ गया, अब लंब ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यही होता है ना, ये होता है। कर्ण कितना है, अक्ष +1/2, इसका स्क्वायर माइनस आधार कितना है, अक्ष -1/2 का स्क्वायर, अक्ष -1/2 का स्क्वायर, ये है अपने पास, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो, इसका एक तरीका और दूसरा तरीका क्या है, एक होता है a + b का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला मैंने कल भी बताया था, इसका बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b², और एक क्या होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² - 2ab + b²। ये फॉर्मूले आपको रट लेनी है, बस ये फॉर्मूले आपको रट लेने हैं, हमेशा काम आएंगे, बार बार इसको कोई बताएगा नहीं, हर क्वेश्चन में आपको इनको यूज करना है। अब देखो a + b का होल स्क्वायर, पहले ऊपर वाले का करते हैं, नीचे वाले का तो बाद में 2 का स्क्वायर करना है, 4 कर देंगे, पहले इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो a का स्क्वायर + 2ab + b, a क्या है अक्ष, b क्या है 1, तो पहले लिख देंगे अक्ष का स्क्वायर + 2 × अक्ष × 1, तो 2 × अक्ष × 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 अक्ष, 1 से की संख्या गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, वही संख्या, तो 2 अक्ष आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, पूरा नहीं कर रहा हूँ, आप स्क्वायर भी लगाना, पूरा करके देख लेना, और नीचे वाले का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले का भी स्क्वायर है और नीचे वाले का भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस अक्ष -1, सेम ओ का ओ, ये चिन्ह क्या कर दूंगा मैं, 2 की जगह क्या, या प्लस की जगह क्या कर दूंगा माइनस, ये थोड़ा पहले चिन्ह अंदर ऐसे रखता हूँ मेरे को, अक्ष स्क्वायर -2 अक्ष + 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब देखो ये चिन्ह मैंने ये कोष्ठक क्यों लगाया, क्योंकि आप क्या करोगे, इस चिन्ह को आगे यूटिलाइज नहीं करोगे, वो आप गड़बड़ कर बैठोगे, उसको हम बाद में करते हैं, इसलिए मैंने इसमें जैसा कोष्ठक था ऐसे लगा के रख लिया। इस पूरे का लघुत्तम क्या आया, देखो 4 का 4 में भाग दूंगा, 1 बार जाएगा, 1 को इससे गुणा करूंगा पूरी यही संख्या आ जाएगी, अक्ष स्क्वायर + 2 अक्ष + 1, देखो फिर 4 का 4 में भाग दिया 1 बार, 4 को फिर 1 को पूरी संख्या से गुणा करूंगा, ये संख्या आ जाएगी। लेकिन एक विशेष बात क्या है जिसके लिए मैंने कोष्ठक लगाया, वो है ये चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह आ गया ना, ये सबसे खतरे की चीज है। अब ये माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह लगाऊंगा माइनस का, ये प्लस का है, देखो चिन्ह नहीं है, ये इधर माइनस है, तो ये चिन्ह किसका हो जाएगा माइनस का, तो अक्ष स्क्वायर, ये माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो हो जाता है प्लस, इसको कर दूंगा मैं प्लस, 2 को कुछ संख्या है नहीं तो 2 अक्ष का 2 अक्ष आ जाएगा, फिर माइनस को प्लस से गुणा करूंगा तो हमेशा ही माइनस क्या होता है, हावी होता है प्लस पे, तो माइनस को प्लस से गुणा करने पर क्या आ जाता है माइनस, जो संख्या है वो लिख दी। अब देखो इतना बड़ा किया लेकिन इसका रिजल्ट आएगा बहुत छोटा सा, आप देखो कि कैसे छोटा सा आएगा, देखो अक्ष स्क्वायर प्लस का है, ये किसका है माइनस का, कट गई, ये 1 प्लस का है, ये किसका है माइनस का, कट गए, 2 अक्ष और 2 अक्ष कितने अक्ष हो गए 4 अक्ष बटा 4, 4 से 4 घट के क्या बच गया अक्ष, किसके बराबर आया लंब स्क्वायर के बराबर, क्या आया लंब स्क्वायर बराबर आ गया आपके पास, लंब का स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपके पास
अक्ष आ गया। देखो पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार, ये वाला ब्लैक वाला ले लेता हूँ। लंब का स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपके पास, अक्ष आ गया। अब किसी भी चीज़ का इधर से स्क्वायर उठाओगे तो इधर वाली संख्या पे क्या हो जाता है, अंडर रूट। तो लंब बराबर क्या आ गया, अंडर रूट अक्ष। ये स्क्वायर किसी का उठाओगे तो इधर वाली संख्या का क्या हो जाता है, वो वर्गमूल हो जाता है। क्या हो जाता है, वर्गमूल। तो जो ये लंबाई थी ये अपने पास क्या आ गई, अंडर रूट अक्ष। क्या आ गई, अंडर रूट अक्ष। जो ये लंब था इसका मान कितना आ गया, अंडर रूट अक्ष। सही लिख देता हूँ इसको, अंडर रूट अक्ष आ गया। अब हमें क्या करना है, अगर ये कहे कि इस अंडर रूट अक्ष से क्यों बताया मैंने कि अभी तो यहाँ 9 अंडर रूट 3 दे रखा है। आगे कोई भी संख्या दे दे आपको, अंडर रूट 5 दे दे, अंडर रूट 3 दे दे, अंडर रूट 2 दे दे, अंडर रूट 6.3 दे दे, कुछ भी कोई भी संख्या दे दे तो आप उसको कैसे दर्शाओगे। यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया। इसको आप क्या है, स्टॉप करके लिख लेना पूरा। अब मैं आगे आपको बताता हूँ इसको कैसे करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना, ये पहले बताया हुआ है लेकिन मैंने फिर बता दिया क्योंकि अभी तो आपको ये 9.3 दे रखा है। एग्जाम में कोई गारंटी नहीं कि 9.3 देगा, कुछ भी दे सकता है। तो जो अंडर रूट में जो संख्या होती है, अंडर रूट में जो संख्या होती है अगर उसको हम करते हैं ना तो वो जो ये वाला BD वाला मान है वो क्या है, अंडर रूट अक्ष है। अब इसी प्रकार हम अगर इसकी बात करेंगे, अंडर रूट 9.3 की बात करेंगे तो भी हम क्या करेंगे, ये जो पूरी चीज़ है ये A है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, ये बिंदु C है। तो ये हम लेंगे मान लो 9.3, कितना लेंगे 9.3, इसको ले लेंगे 1। फिर ये बीच वाला बिंदु है O। अब आप 9.3 और 1 को जोड़ के 2 का भाग दोगे, फिर इस त्रिज्या का अगर ये अर्धवृत्त खींचोगे और इस पे लंब ये डालोगे, इसको इससे मिलाओगे तो ये वाली जो BD है ये कितना आएगा, अंडर रूट 9.3। क्योंकि अक्ष से लिया था तब क्या आया था, अंडर रूट अक्ष आया था। अब अंडर रूट में जो संख्या है सेम क्या आ जाएगी, अंडर रूट 9.3। अब इस चीज को हमें क्या है, संख्या रेखा पर दर्शाना। क्यों, कैसे दर्शाएंगे, देखो B से लेके C तक की दूरी कितनी ली हमने, 1 इकाई, यानी इसको लिया 1। तो B मान लो क्या हो जाएगा, B यहाँ पे 0 है, मैं ऐसे बताता हूँ, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। आगे इस लाइन को खींचेंगे हम आगे, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, ऐसे आगे बढ़ती रहेगी, ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। और जब आप अपने प्रकार से खींचोगे तो अंडर रूट 9.3 वाला है ये इतना बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। मतलब कि ये 1 के हिसाब से खींचा मैंने, ये अगर आप प्रकार से नाप के करोगे ना तो ये बहुत बड़ा बनेगा। मतलब कितना, 9 का अंडर रूट कितना होता है, 3 होता है। तो कम से कम भी अब इस त्रिज्या का ये यहाँ से अगर एक चाप लोगे इतना, इसको काटोगे ना तो कम से कम ये, मैंने तो क्या है बड़ा ले रखा, तो मान लो 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ कहीं होगा। तो इसको जब काटोगे ना तो आप ये ऐसे कटेगा, 3 से भी आगे जाएगा। क्यों अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, 3 होता है। तो ये क्या होगा, 3 से भी आगे जाएगा। तो आप कहोगे अंडर रूट 9.3 कहाँ है, यहाँ पे। ये संख्या रेखा पे कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो ये संख्या रेखा पे दर्शाने का वाला प्रोसीजर है। ये आगे आपको ज्यादा कहीं काम नहीं आएंगे, ये इस प्रश्नावली में दे रखा है तो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ अंडर रूट 7.3 देता तो भी आप क्या करते हो, इसको 7.3 लेते, ये 1 लेते और यहाँ पे लंब डालते, इसका मान कितना आता 7.3, और यहाँ से माप के प्रकार से एक चाप काट देते। ये जो चाप जहाँ लाइन पे मिलता है वो क्या हो जाती है, अंडर रूट 7.3। ऐसे कोई भी संख्या दे दे वो ऐसे ही करनी है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5, हरों का परिमेयीकरण कीजिए। परिमेयीकरण मतलब जो हर में जो अंडर रूट दे रखा है उस अंडर रूट को क्या करिए, आप हटा दीजिए। क्या करिए, अंडर रूट को हटा दीजिए। मतलब अंडर रूट वाली संख्या क्या होती है, ऐसी अंडर रूट वाली संख्या क्या है, ये अप्रिमेय संख्या है। इनका क्या करना है, हमको एक नीचे वाली संख्या को क्या करना है, प्रिमेय संख्या बनाना है। तो हमें क्या करने है, ऐसी चीज़ों के लिए क्या होता है, आपको ये चीज़ भी आपको हमेशा याद रखनी है। ये भी बहुत आगे काम आएगी, 10th क्लास में बहुत ज़्यादा काम आएगी। ये कैसे करते हैं वो ध्यान रखना। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन दे रखा है आपको 1/√7। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/√7 को ऐसे लिख के क्या कर सकते हैं, कोई भी संख्या अगर बट्टा में है, अगर जैसे 5/7 आपको कोई संख्या दे रखी है, इसको मैं सेम संख्या से ऊपर नीचे क्या कर सकता हूँ, गुणा कर सकता हूँ। 4 से ऊपर नीचे गुणा कर सकता हूँ, 5 से कर सकता हूँ, 10 से कर सकता हूँ, 15 से कर सकता हूँ, 20 से कर सकता हूँ। सिर्फ 0 को छोड़ के मैं किसी भी संख्या से इसको ऊपर नीचे गुणा भाग कर सकता हूँ। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे, देखो 4 से जब गुणा किया है तो 4 से 4 घट गया, संख्या तो वही बच रही है,
कुछ बच रही है। मैंने किया 5 × 2/7 × 2, तो ये हो गया 10/14। लेकिन काटूंगा तो वही हो गया ना 5/7, बात वही है। इसमें कोई मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। आप जीरो को छोड़ के सेम संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो, भाग दे सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, मुझे हर का परिमेयीकरण करना है। हर देखो क्या है, एक √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस √7 को मुझे यहाँ से हटाना है। तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, सेम संख्या नीचे वाली जो संख्या है उससे ऊपर नीचे गुणा कर सकता हूँ। कोई मान में परिवर्तन होगा नहीं होगा। तो ऊपर वाली संख्या देखो 1 से गुणा करूंगा तो ऊपर वाली हो गई √7। नीचे वाली देखो √7 को अगर √7 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, √ हट जाता है। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, जो पिछली क्लास थी उसमें, पिछली क्लास में मैंने जो बताया था कि कैसे हटता है वो देख लेना एक बार आप। √7 को √7 से गुणा करने पर क्या हो जाता है, √ हट जाता है। तो पहले का परिमेयीकरण हो गया। कैसे, √7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसे, 7 को मैं 7/1 लिख सकता हूँ। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसलिए क्या करा है कि हरों का परिमेयीकरण कर, हर का परिमेयीकरण हमने कर दिया है, इसका हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखना, ये बहुत ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप इसको ज़्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ये देखो सेम संख्या से मुझे क्या करना है, नीचे वाली सेम संख्या से क्या करना है, ऊपर नीचे गुणा करना है। इसको करूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो 1 इसको 1 को गुणा करूँगा कितना, √7 माइनस √6 से ऊपर गुणा कर दूंगा। सेम नीचे √7 माइनस √6 को सेम इसी संख्या से गुणा कर दूंगा, √7 माइनस √6। देखो ऊपर तो कुछ चेंज होगा नहीं, ऊपर वाली संख्या तो जैसे हैं √7 माइनस √6 ऐसे कैसे रह जाएगी। नीचे वाली में चेंज होगा। देखो क्या है नीचे वाली, देखो ये है, क्या है, सॉरी ये है ना। इसको उठाने के लिए मैं क्या करूँगा, सेम संख्या नहीं, इसको प्लस से गुणा करूँगा। ये प्लस कैसे करूँगा, देखो बताता हूँ। इसका चिन्ह चेंज कर दूंगा। कैसे, अगर यहाँ माइनस है तो मैं प्लस वाली संख्या से गुणा करूँगा, बीच में प्लस लेके। अगर यहाँ प्लस होता तो मैं क्या करता, √7 माइनस √6 से गुणा करता। कैसे करता हूँ, देखो आपको एक पिछली क्लास में दिखाया था, a + b और a - b इसके बराबर क्या होता है, a² माइनस b² क्या होता है, a + b और a - b अगर अपने पास हो तो क्या होता है, a² और b² हो जाता है, और बीच में चिन्ह क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। इसलिए मैंने क्या किया, देखो a और b a b सही है दोनों, सिर्फ क्या चेंज है, चिन्ह चेंज है। यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है, प्लस है। ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, हमें a का भी स्क्वायर मिल जाएगा और b का भी स्क्वायर मिल जाएगा। तो दोनों का √ हम हटा देंगे। कैसे, इसमें क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7, फिर चिन्ह किसका है, माइनस का, फिर b का स्क्वायर √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √ हट जाएगा, क्या हो गया 6, क्या हो गया 6। यही हुआ ना, हमें हटाना है तो क्या करना है, चिन्ह चेंज करना है। ठीक है, अब अपने पास ये हो गया a + b a - b वाले से हो गया। अब देखो इसको थोड़ा मैं अलग रहने देता हूँ, फिर नहीं बाद में दोबारा बता दूंगा। अब देखो ये वाली संख्या क्या हो गई, √7 + 6 अपनी जगह है। नीचे क्या होगा, 7 में से 6 गए तो क्या बच गया 1। इस 1 का कोई मतलब नहीं है, 1 का किसी भी संख्या में भाग देते हो तो जो संख्या है वही रह जाती है। तो क्या हो गया, √7 + √6 क्या हो गया, √7 + √6। क्यों, हर का परिमेयीकरण कर दिया। हर एक अपरिमेय संख्या थी, अब एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब आगे आप ज्यादा करोगे तो इस 1 की भी हमें क्या है, जरूरत नहीं पड़ती है। 1 क्या हो जाता है, किसी भी संख्या में 1 का भाग दोगे तो जो संख्या है वही आती है। तो जो देखो क्या 1/√7 - 6 था, और यहाँ क्या हो गया, √7 + √6 हो गया। ये दोनों सेम संख्या है। अगर इनका मान निकालोगे तो ये दोनों क्या है, सेम है। कभी ये नहीं सोचना कि वो संख्या अलग है ये संख्या अलग है, दोनों का मान एकदम सेम रहेगा। इसी प्रकार नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो दे रखा है, ये क्या दे रखा है, एक। अब देखो इसमें क्या चिन्ह दे रखा है, प्लस। तो मैं क्या करूंगा, माइनस का चिन्ह लेके इसको ऊपर नीचे गुणा कर दूंगा। देखना क्या करूंगा मैं, 1 × √5 - √2 बटा क्या हो जाएगा, √5 + √2। इसको किसे गुणा करूंगा, √5 - √2 से। बस यहाँ चिन्ह चेंज करना, बीच वाला उससे ऊपर नीचे गुणा कर दो। ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी, √5 - √2। नीचे वाली क्या हो जाएगी, देखो a + b a - b। तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, a क्या √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5
चिन्ह क्या आएगा माइनस का, बी का स्क्वायर, बी क्या है अंडर रूट 2, 2 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और ऊपर वाली संख्या है आपकी अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बटा 5 में से 2 जाएंगे तो कितना बच जाएगा 3। तो ये कर दिया। 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। हर क्या था यहाँ अपरिमेय संख्या, इसको क्या बना दिया हमने परिमेय। ये हरों का परिमेयीकरण हो गया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। ये है 1 बटा अंडर रूट 7 माइनस 2। अब इसको क्या कर दूंगा मैं, प्लस वाली संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर दूं। ये हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस 2 से यहाँ गुणा कर दिया, यहाँ क्या हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस 2 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, माइनस की से सिर्फ क्या कर दिया प्लस कर दिया। ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी अंडर रूट 7 प्लस 2, नीचे क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा ए का स्क्वायर, ए क्या अंडर रूट 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7, फिर 2 के ऊपर देखो अंडर रूट नहीं है, इस समय ध्यान रखना 2 के ऊपर क्या नहीं है अंडर रूट नहीं है, तो चिन्ह माइनस का लगाया। 2 का अंडर स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, कभी यह मत कर देना 2 ही छोड़ दो कि सर ने तो बताया था ये इसका स्क्वायर, यहाँ भाई अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट नहीं है तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब देखो ये क्या हो गया अंडर रूट 7 प्लस 2 बटा 7 में 4 गए तो कितना आ गया 3। बस 3 क्या है एक परिमेय संख्या, क्या है एक परिमेय संख्या। ये सब करना इतना हार्ड नहीं है। अब एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। अगर आप इसके बराबर कोई चीज़ लिख रहे हो तो आप ये चिन्ह मत लगाना, यहाँ जो मैंने एरो लगाया ना ये एरो लगाना। अगर आपने ये लगा दिया बराबर तो मतलब क्या हो गया इस संख्या के बराबर इस संख्या को रखा जा रहा है, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा इस संख्या के बराबर इस संख्या को रखा जा रहा है। इसलिए आपको क्या लगाना है यहाँ पे ऐसे एरो लगाना है अगर कोई बराबर लिख रहे हो, नहीं तो आप नीचे लिखते रहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बराबर चिन्ह मत लगाना। बराबर चिन्ह लगाने पर फिर क्वेश्चन क्या हो जाता है इसके कंपैरिजन में हो जाता है, इन दोनों में फिर तुलना हो जाती है, इससे वज्र गुणा हो जाएगा, इस टाइप हो जाएगा। चलो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही था। अब फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।